Question number 8. A cylinder is made of modeling clay. The modeling clay is an electrical conductor, so it can conduct electricity. Figure 8.1 shows the cylinder. सिलेंडर के लिए हमें ये लेंथ गिवन है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें मेंशन्ड है. द सिलेंडर इज कनेक्टेड इनटू अ सर्किट. फिगर 8.2 shows the circuit also induces a battery of EMF 9 volts and a resistor P. तो हम देख रहे हैं कि सर्किट के अंदर एक बैटरी लगी हुई है और एक फिक्स रेजिस्टर P भी लगा हुआ है और उसी में फिर हमने ये जो मॉडलिंग क्ले का सिलेंडर था इसको कनेक्ट कर दिया. द रेजिस्टेंस ऑफ P इज 4 ohms एंड द करंट इन P इज 1.5 एम्पियर्स. तो अगर यहाँ से फ्लो होने वाला करंट जो P में जा रहा है वो 1.5 एम्पियर्स है, सिंस इट इज अ सीरीज सर्किट तो पूरे लूप में सेम करंट फ्लो करने वाला है. पहला काम हमें क्या करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड x ऑफ द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू P इन 600 सेकेंड्स. तो हमें करंट गिवन है, हमने चार्ज कैलकुलेट करना है और थर्ड क्वांटिटी हमें टाइम गिवन है 600 सेकेंड्स. तो एक फॉर्मूला है जो इन तीनों को आपस में रिलेट करता है. सबसे पहले मैं वो लिख रहा हूँ, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम या चार्ज अपॉन टाइम. तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम टाइम को करंट की तरफ मूव करेंगे, वो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. करंट हमें गिवन है 1.5 और टाइम हमें गिवन है 600 का. तो मल्टीप्लाई होके ये आंसर दे देगा 900 कूलम्स. और सिंस इट इज इन टू सिग्निफिकेंट फिगर तो हम यही आंसर कैपिटल X की जगह लिख देंगे. द रेजिस्टेंस ऑफ द सिलेंडर ऑफ मॉडलिंग क्ले वो भी अब हमें फाइंड करनी है. अच्छा जी, अब हमें सबसे पहले अगर हम P की बात करें तो P के लिए हमें करंट पता है और साथ साथ उसकी रेजिस्टेंस भी पता है. तो इन दो को यूज करके हम P के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं. तो P के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस P इज I एंड द रेजिस्टेंस ऑफ P. करंट इसमें 1.5 का है, पूरे सर्किट में यही है और इसकी वैल्यू है 4.0 ohms. तो हमें यहाँ पर 6.0 वोल्ट्स का वोल्टेज मिल जाएगा. अच्छा, अब जो वोल्टेज होगा अक्रॉस द मॉडलिंग क्ले वो हमें मिलेगा अगर हम टोटल में से इस 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. क्योंकि ये एक सीरीज सर्किट है तो वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड होगा, कुछ वोल्टेज इस रेजिस्टर के अक्रॉस आएगा, कुछ वोल्टेज इस रेजिस्टर के अक्रॉस आएगा. टोटल 9 है. अगर इसके अक्रॉस 6 आ रहा है तो यहाँ पर 9 माइनस 6 यानी 3 वोल्ट्स का वोल्टेज शेयर इस मॉडलिंग क्ले को मिलेगा. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9.0 माइनस 6.0 गिव्स 3.0 वोल्ट्स. अच्छा जी, अब हमें रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ द मॉडलिंग क्ले. सो इट विल बी इक्वल टू V अपॉन I. वोल्टेज हमारे पास है 3 का और करंट पूरे सर्किट में सेम है तो आपके पास 2.0 ohms का आंसर आ रहा है और इसको मैं 2.0 ohms करके लिख दूंगा. अब देखें ये जो 0.0 हम लिख रहे हैं ना, ये बज़ाहिर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं लग रही, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 2 ohms तो वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर है. और अगर मैं इसको 2.0 ohms लिख देता हूँ तो 2.0 2 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर बन जाता है. तो इसलिए हमें इसको 2.0 ohms करके ही लिखना है. ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो भी लेवल ऑफ एक्यूरेसी चाहिए पेपर के लिए सारे आंसर उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए. नेक्स्ट पार्ट, द सिलेंडर इज removed from the circuit and replaced with a new cylinder made of the same modeling clay. Material same है. The new cylinder is twice the length as half the cross-sectional area of the first cylinder. Calculate the time that it now takes for a charge of magnitude x to flow through the resistance P. Okay. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के. तो इट मीन्स कि अगर आपने लेंथ को ट्वाइस कर दिया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्वाइस द लेंथ, तो इसका मतलब है कि उसकी रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी. तो इससे हम इसकी रेजिस्टेंस जो कि पहले हमारे पास 2 ohms आ रही थी उसको डबल कर देंगे. सो 2 इंटू 2.0 से इसकी रेजिस्टेंस 4.0 ohms हो जानी चाहिए. अच्छा, इसी तरह से सिलेंडर के लिए मैं C लिख देता हूँ. रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के. अच्छा, जब आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ कर दिया, हाफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसका मतलब ये होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अगर आप किसी एक क्वांटिटी को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो दूसरी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाती है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक क्वांटिटी 2 से मल्टीप्लाई होती है तो दूसरी भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है. तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो सिलेंडर की रेजिस्टेंस थी 4.0 वो फर्दर डबल हो जाएगी. फर्दर डबल होने का मतलब है कि उसकी रेजिस्टेंस अब 8 ohms हो जाएगी. अब देखें यहाँ पे ना हम सर्किट की ना टोटल रेजिस्टेंस निकाल
लेंगे। वो मैं फिगर के पास वर्किंग कर देता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस थी ये 4 ओम्स थी। अब जो सिलेंडर हमने कनेक्ट किया है उसकी रेजिस्टेंस 8 ओम्स हो गई है। तो हम यहाँ पे जब टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, सिंस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो अब सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 12 ओम्स बन जाएगी। और ये जो 12 ओम है इसको अब हम टोटल वोल्टेज के साथ यूज करेंगे कि अब जो है ना कितना करंट फ्लो करेगा। तो करंट विल बी इक्वल टू वोल्टेज, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। तो 9.0 डिवाइडेड बाय 12 से हमें करंट मिल जाएगा 0.75, 3/4 आएगा तो वो 0.75 एम्पेयर्स बन जाएगा। तो करंट हम देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले में अब हाफ हो गया। पहले करंट 1.5 एम्पियर्स पूरे सर्किट में से फ्लो कर रहा था, अब 0.75 एम्पियर्स का करंट फ्लो कर रहा है। हमें फाइंड ये करना है कि कैलकुलेट द टाइम it now takes for a charge of magnitude x to flow through the resistor p. x का जो मैग्नीट्यूड आ रहा था वो 900 आ रहा था। तो मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला दोबारा यूज करता हूँ। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय करंट। चार्ज है हमारे पास 900 कूलम्स का और करंट अब सर्किट 0.75 एम्पेयर्स। 900 डिवाइडेड बाय 0.75 तो 1200 आंसर आ रहा है। तो 1200 सेकेंड्स का टाइम लगेगा, यानी डबल टाइम लग जाएगा एज कंपेयर टू बिफोर।